हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को कल हमारा एक वीडियो मिला और उस पर आपने देखा कि कैसे हमने एग्ज़ाम को क्लियर करना है और उसका क्या सिलेबस हो सकता है और फिर हमें कैसे अपनी स्टडी प्रारंभ करनी है, इसके बारे में हमने कल स्टडी की। तो ये जो एग्ज़ाम है, कल ही हमें और अच्छी खबर मिली कि इसमें एज बढ़ा दी गई है और अधिक लोग पुलिस की भर्ती में अपना नाम लिखा सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे युवाओं को इसमें अब मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। तो शायद ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो ठीक से नहीं दिखाई दे पा रहा होगा आपको। इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस कारण से नहीं दिख रहा है। मैंने थोड़ा छोटा भी लिखा है इसलिए भी, तो लेकिन यह मैंने अपने लिए लिखा है, आप लोगों को जानकारी देने के लिए। और जो भी बातें मैं बताता हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कत्यूरी राजवंश अर्थात कार्तिकेयपुर राजवंश। कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश दोनों एक ही चीज़ हैं। अभी तक इतिहासकारों का भी इसमें मतभेद है कि दोनों में क्या अंतर है और कितना नहीं है। सबसे पहले इतिहास में एटकिंसन नाम का एक लेखक का नाम आता है, जिन्होंने गजेटियर लिखा, हिमालय का गजेटियर लिखा, उनका नाम आता है। और उन्होंने लिखा कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है वही कत्यूरी है। तो अभी मैं उसके फैक्ट में भी आपको इस बारे में बात करूँगा, लेकिन हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्या कत्यूरी राजवंश अर्थात कार्तिकेयपुर राजवंश। दोनों एक ही हैं। कत्यूरी राजाओं के बारे में कल हमने बात की थी। थोड़ा सा जो पीछे का जो कार्यकाल है, अर्थात जो लास्ट का समय है, जब चंद राजवंश प्रारंभ हो गया था, गढ़वाल में अजय पाल ने सारे गढ़ों का एकीकरण कर लिया था, उस दौरान के कालखंड के राजाओं को कत्यूरी राजवंश कहा जाता है। कल की वीडियो में मुझे उस वीर महिला का नाम याद नहीं आ रहा था जिसने कत्यूरियों से लोहा लिया। उसका मैंने बताया भी था कि उसकी घोड़ी का नाम बिंदुली था, तो तीलू रौतेली नाम था उनका। तीलू रौतेली ने कत्यूरियों से लोहा लिया था और बहुत सारे कत्यूरी राजाओं को हरा दिया था। और अंत में एक कत्यूरी सरदार, उसका नाम कुछ राजू नाम था, उसका भी कुछ पवार ऐसा था, उसने तीलू रौतेली की हत्या कर दी थी। अंततः टॉस नदी के किनारे नहाते हुए रात्रि के 12 बजे गर्मी के दिनों में। इस तरह से यह एक घृणित, उत्तराखंड के इतिहास में सबसे घृणित कृत्य माना जाता है कि किसी नहाती हुई स्त्री का वध हो गया। तो कत्यूरी राजवंश यहाँ पतित होता है। अर्थात कत्यूरी राजवंश के पतन में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो तीलू रौतेली है। उन्होंने इन्हें इतनी बुरी तरह से हराया कि समाप्त हो गया अंततः। और अंतिम कत्यूरी राजाओं में ब्रह्मदेव का नाम भी आता है, लेकिन उसके बाद भी कत्यूरी राजा रहे और उन्होंने गढ़वाल के राजा के साथ मिल करके कुमाऊं के राजाओं के साथ युद्ध किया। अब हम अपनी स्टडी की बात करते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश, लेसन का नाम है कार्तिकेयपुर राजवंश। ये अपने आप में कब शुरू होता है इतिहास में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतिहास कब रहा होगा, कैसा रहा होगा, किसके बाद आया होगा, किससे पहले रहा होगा। तो सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट है कि यह चंदों के पहले था। चंद राजवंश जब प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले रहा है। लेकिन चंद राजवंश इतिहास में 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हो जाता है, 7वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है वैसे, अर्थात 636 के आसपास से शुरू हो जाता है। पर यहीं पर इतिहास में साफ साफ वर्णन है कि 700 ईस्वी में बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है बच्चों। फैक्ट को आप लिखना पड़ेगा, आपको फैक्ट को लिखना पड़ेगा। सभी फैक्ट को आपने अपने नोट करना पड़ेगा। एक एक फैक्ट आप नोट करते रहें और पढ़ें डिटेल में पढ़ें, फैक्ट वाइज पढ़ें, आपस में कोरिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे। आपस में कोरिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे और फैक्टों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला राजा जो कार्तिकेयपुर राजवंश का स्थापना करता है उसका नाम है बसंत देव। इसमें कोई विवाद नहीं है।
विवाद इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक राजवंश है बच्चों। ऐतिहासिक राजवंश इसलिए है क्योंकि इससे पहले कुनिंद आए, कुषाण आए, शक आए, जो जितने भी राजा इससे पहले थे उनके कुछ के हमको सिक्के मिलते हैं, कुछ के हमको सिक्के नहीं मिलते हैं, कुछ के मुद्राएं मिलती हैं। हमने कुछ अनुमान लगा करके पूरा सेटअप हमने खुद किया तैयार। अमोघ भूति का वर्णन नाम आता है, तो कुनिंद राजाओं के बहुत ज़्यादा नाम नहीं आते। इतिहास का उत्तराखंड में जाना जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और पहला राजवंश कुनिंद राजवंश है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऐतिहासिक राजवंश है, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण हमको मिलते हैं, वो प्रमाण केवल कार्तिकेयपुर राजवंश के मिलते हैं। बद्रीदत्त पांडे कौन है, सभी जानते होंगे। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले। 1937 में कुमाऊं का इतिहास नाम की एक बुक लिखी। किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। उसमें अपना बहुत सारा वर्णन किया है। 1890 के बाद एटकिंसन साहब को, एक एटकिंसन अंग्रेज़ थे, एटकिंसन को हिमालय का गजेटियर लिखने की योजना दी गई बंगाल से, और उन्होंने हिमालय का गजेटियर लिखा और उसमें उत्तराखंड के बारे में बहुत सारा वर्णन किया। तो कत्यूरियों को, कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं को कत्यूरी कहने वाले भी कौन थे? एटकिंसन थे। अर्थात कत्यूरी ही कौन है? कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा हैं। और कार्तिकेयपुर राजवंश प्रारंभ हो रहा है ठीक 700 ईस्वी। ये सब प्रमाणिक है। कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, आपको मैं एक एक बात में बताऊंगा कि ये प्रमाणिक क्यों है। क्योंकि इसके बहुत सारे अभिलेख मिले बच्चों, बहुत सारे शिलालेख मिले, बहुत सारे ताम्रलेख मिले, बहुत सारे दान पात्र मिले। पहले पहले राजा लोग जब किसी से खुश हो जाया करते थे, किसी सैनिक से, किसी आयुर्वेद वाले जो दवा करते हैं, किसी के पर भी अगर वो प्रसन्न हो गए तो उन्हें दान पत्र दिया करते थे, ज़मीनें दिया करते थे, ज़मीन दिया करते थे, उन्हें रौत भूमि दी जाती थी जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। तो ऐसी भूमि को देने के लिए राजा एक लिख के दिया करता था, ताम्र पत्रों में लिख के दिया करता था। तो यह ताम्र पत्र आज भी प्राप्त हो जाते हैं कई जगह से, और बीच बीच में वर्णन आते रहता है। चंद राजवंश के बहुत सारे ताम्र पत्र आज भी मिलते हैं, गढ़वाल के राजाओं के भी बहुत सारे ताम्र पत्र मिलते हैं। ऐसी कत्यूरी राजवंश के, कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्र पत्र भी प्राप्त हुए। आठ ताम्र पत्र हैं। बागेश्वर शिलालेख है, पांडुकेश्वर शिलालेख है, और तालेश्वर शिलालेख है, तालेश्वर ताम्रलेख है। ऐसे वर्णन है। मैं अभी आपको सब लाइन से बताऊंगा, लेकिन मैं अभी प्रारंभ में आपको बता देता हूँ कि कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। 700 ईस्वी से प्रारंभ हो रहा है, जब कुछ वर्णन ऐसा भी आता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में होती है। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 647 में, तो उसका एक भाई है या कोई बेटा है, पता नहीं कौन, राजा बनता है यशोवर्मन। कहाँ का राजा बनता है? थानेश्वर का राजा बनता है। और हर्षवर्धन के अधीन यह क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था ये हर्षवर्धन के अधीन था, तो यशोवर्मन के अधीन अपने आप हो जाएगा। यशोवर्मन यहाँ का राजा था। फिर कहते हैं कि यशोवर्मन का एक सामंत था जिसका नाम बसंत देव था। वर्णन ऐसा आता है, पर इतिहास में कुछ और भी वर्णन आता है। अभी पीछे मैं आपको कुछ फैक्टों को पढ़ के भी सुनाऊंगा, तो आपको जानकारी होगी। कुछ थोड़ा इसमें विवाद है, पर आपको जो लर्न रखना है और जो ध्यान रखना है वो ऐसा ही है जो मैं बता रहा हूँ। तो माना जाता है कि बसंत देव एक सामंत था हर्षवर्धन का या यशोवर्मन का समकालीन रहा होगा, और उसके बाद फिर खरपर देव भी इसके समकालीन रहा होगा, क्योंकि यशोवर्मन मरता नहीं है, केवल ललितादित्य मुक्तापीठ से हार जाता है। तो ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर से आकर के यहाँ युद्ध करता है यशोवर्मन से। यशोवर्मन राजा है, हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन राजा बन रहा है। तो ये राजा इससे हार जाता है, और फिर ललितादित्य मुक्तापीठ क्या सामंत बन जाता है। कौन बन जाता है? बसंत देव। फिर बसंत देव जब ललितादित्य मुक्तापीठ इससे बात करता है कि भाई तुम कौन हो, सेनापति हैं जी, ये थोड़ी डिटेल में पढ़ने की चीज़ें रहती हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो
ललितादित्य मुक्तापीठ बसंत देव से कहता है भैया कर और सारा इकट्ठा करके साल भर में 2 साल में मुझे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर चला जाता है और जाते जाते रास्ते में कहीं उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा भी वर्णन आता है। और हुई नहीं हुई हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि बसंत देव एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर देता है और इसी को कार्तिकेयपुर राजवंश कहते हैं। और ये स्थापना कहाँ करता है बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये करता है कहाँ, जोशीमठ में। जोशीमठ, कार्तिकेयपुर नाम का एक जगह है जोशीपुर में, जोशीमठ में, तो वहीं पर ये जोशीमठ की स्थापना शंकराचार्य करते हैं, ऐसा वर्णन भी आता है। शंकराचार्य ने जोशीमठ की स्थापना ज्योतिर्मठ के रूप में की है, ज्योतिर्मठ, जिसका ऐतिहासिक नाम ज्योतिर्मठ में मिलता है और फिर जोशीमठ इसे कहा गया है। यहाँ पर बसंत देव ने बच्चों, ऐसे ही हम तथ्यों को एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अब हम बसंत देव के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बसंत देव का वर्णन बागेश्वर के शिलालेख में मिलता है। बागेश्वर के शिलालेख में उत्कीर्ण है उसका नाम, उसकी पत्नी का नाम भी उत्कीर्ण है। बागेश्वर शिलालेख में बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी देवी उत्कीर्ण है। तो ये उत्कीर्ण है, सदा सदा सदियों सदियों तक, जब जब तक हम बसंत देव का नाम पढ़ेंगे उसकी पत्नी का नाम भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस शिलालेख में ऐसा उत्कीर्ण है, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उसकी पत्नी का नाम भी। तो क्या नाम है, राजनारायणी देवी। बसंत देव ने नरसिंह देव भगवान का मंदिर बनाया, जोशीमठ में आज भी है। जोशीमठ में आज भी नरसिंह देव का मंदिर है। और यहाँ पर जैसी मेरी जानकारी है, बद्रीनाथ भगवान का एक, बद्रीनाथ की यहाँ पर वो आती है, शीतकालीन डोली आती है, ऐसा कुछ वर्णन ऐसा आता है। तो नरसिंह देव मंदिर की स्थापना की है। नरसिंह देव मंदिर, इनके नरसिंह देव जो थे, इनके नरसिंह देवता इनके एक वो इष्ट पुरुष माने जाते हैं, इष्ट देव माने जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी पत्नी का नाम राजनारायणी देवी, ठीक हो गया। इसकी एक उपाधि थी बच्चों, उसकी उपाधि आप नोट कर लेंगे, परम भट्टारक महाराजाधिराज। परम भट्टारक महाराजाधिराज, आपको परीक्षा वाणी में ये नाम मिल जाएगा, फिर भी आपके ध्यान में आने के लिए मैं इसे बार बार बता दे रहा हूँ। परम भट्टारक महाराजाधिराज ऐसी उपाधि थी बसंत देव की। इसकी पत्नी का नाम राजनारायणी देवी, जो कि बागेश्वर शिलालेख में उत्कीर्ण है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट, उसका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बागेश्वर शिलालेख में है। और बागेश्वर शिलालेख किसका है, गत्यूरी राजवंश का प्रमाण है। इतिहास कोई अपने मन से नहीं लिखा जाता है, इतिहास जो है अपने मन से लिखे जाने वाली वस्तु नहीं है। तो इतिहास प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है, और प्रमाण जो है, प्रमाण वही है जो बागेश्वर शिलालेख कहता है। और बागेश्वर शिलालेख कहता है कि बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी देवी था, ठीक हो गया। बसंत देव के बाद इतिहास में तो सीधा, इतिहास में सीधा निम्बरदेव वंश का वर्णन आता है, लेकिन इससे पहले कुछ शिलालेखों में खरपर देव वंश का वर्णन आता है। तो इसमें जो बागेश्वर, जो कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ, इसमें 3 वंशावलियों ने शासन किया। राजा बहुत सारे हुए पर वंश 3 हुए। पहला वंश इसमें है बसंत देव का नाम, बसंत देव के नाम से ही बसंत देव का वंश। दूसरा खरपर देव वंश आ गया, तीसरा निम्बरदेव, और चौथा सलोड़ादित्य वंश। और एक और वंश आ रहा है, 5वां वंश आ रहा है आसंती देव वंश। तो बसंत देव का नाम इसमें वंशावली में नहीं आता है क्योंकि बसंत देव अकेला है। फिर उसके बाद आता है खरपर देव, फिर निम्बरदेव, फिर सलोड़ादित्य वंश और आसंती देव वंश, ठीक हो गया। तो इसको हम लाइन से पढ़ेंगे। अभी मैं एक एक राजाओं के नाम आपको बता देता हूँ। तो बसंत देव के बाद खरपर देव का नाम आता है, खरपर देव। यहाँ वर्णन ये भी आता है कि ये यशोवर्मन के समकालीन था। इसका मतलब कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने उसे मारा नहीं, हराया केवल। तो यशोवर्मन के समकालीन कौन आ जाता है, यशोवर्मन के समकालीन शायद बसंत देव भी रहा होगा, क्योंकि ये भी वर्णन आता है कि बसंत देव यशोवर्मन का भी सामंत हुआ करता था। कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं, कोई बात नहीं। फिर खरपर देव भी यशोवर्मन के समकालीन है। और इसका एक पुत्र था, सीधे अब इसका पुत्र ही राजा बना होगा, तो पुत्र का नाम कल्याण राज नाम आता है, कल्याण राज, कल्याण राज नाम है।
बागेश्वर शिलालेख में इन सभी राजाओं के नाम हैं बच्चों। बागेश्वर शिलालेख में इन सभी बच्चों के इन्हीं सभी राजाओं के नाम हैं। तो कल्याण राज का नाम नहीं, कल्याण राज की पत्नी का नाम भी कहीं बागेश्वर शिलालेख या किसी अन्य शिलालेख में लिखा होगा। इनकी पत्नियों के नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये शिलालेखों में लिखे हुए। तो इनकी पत्नी का नाम लब्धा देवी। ठीक हो गया। इसके बाद इसी वंश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम है त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षावाणी में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने बागेश्वर को, बागेश्वर मंदिर आप अगर ने देखा होगा आपने बागेश्वर मंदिर, जिस बागेश्वर शिलालेख की बात कर रहे हैं हम, उसी बागेश्वर मंदिर में व्याघ्रेश्वर मंदिर है, बागनाथ मंदिर के नाम से आजकल फेमस है। और आप कभी मौका मिले तो जाइएगा, भगवान का दर्शन कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बागेश्वर अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, पौराणिक जगह है, पुराणों में भी इसका नाम आता है। तो बागेश्वर मंदिर जो बनाने के लिए इसका जमीन जो दान की कहते हैं त्रिभुवन राजदेव ने। इसके बाद निम्बरदेव वंश का वर्णन आता है, निम्बरदेव का, निम्बरदेव वंश, उसने अपने नाम से वंश चलाया। इसका वर्णन नालंदा अभिलेख में भी आता है बच्चों। नालंदा अभिलेख में बिहार का एक राजा था धर्मपाल, उसने गढ़वाल पर विजय प्राप्त की। तो उस दौरान उसने वर्णन किया होगा कि ऐसा कोई निम्बरदेव नाम का वंश, निम्बरदेव नाम का व्यक्ति राजा है वहाँ पर, ऐसा वर्णन नालंदा अभिलेख में आता है। इसके एक पुत्र का नाम है, इसका एक पुत्र है इष्टगण। इष्टगण, इष्टगण बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। लेकिन निम्बरदेव ने जो बताया मैंने आपको, निम्बरदेव का जो वर्णन आता है, इसकी पत्नी का नाम नाथू देवी, किसी शिलालेख में इसका नाम भी लिखा होगा। तो नाथू देवी इसकी पत्नी का नाम है। और जागेश्वर में मंदिर जो बने हैं, जागेश्वर मंदिर अगर आपने देखे होंगे, बागेश्वर में भूमिदान दी, वो तो त्रिभुवन राजदेव ने हमने पढ़ लिया। अब जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर आपने देखे होंगे, बहुत सारे मंदिरों का समूह है। तो जागेश्वर में इन सभी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, लकुलीस मंदिर, नटराज मंदिर, ऐसे कुछ मंदिरों के नाम आते हैं वहाँ पर, नवदुर्गा देवी मंदिर, ऐसे मंदिरों का निर्माण करने वाला व्यक्ति ही निम्बरदेव है। और इसकी पत्नी का नाम नाथू देवी। जागेश्वर में किताब में वर्णन है बच्चों, जागेश्वर में इसने विमानों का निर्माण किया। विमानों का निर्माण मतलब स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। विमान माने मंदिर की ऊंची चोटी, जो मंदिर की चोटी नुमा आकृति है उसे विमान कहा गया है। और वही विमानों का निर्माण इन्होंने किया। एक नई प्रकार की मंदिर शैली का निर्माण इन्होंने किया जो कत्यूरी शैली कहलाई या जो कार्तिकेयपुर शैली कहलाई, इसलिए इसको वर्णन में आता है कि कार्तिकेयपुर शैली में इन्होंने ऐसा मंदिरों का निर्माण किया। इसके पुत्र का नाम इष्टगण है, जिसकी पत्नी का नाम धरा देवी है, धरा देवी। और आदिगुरु शंकराचार्य इसी दौरान आते हैं, ऐसा वर्णन आता है। शंकराचार्य 820 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है केदारनाथ में। और जो जोशीमठ की स्थापना है वो शंकराचार्य ही करते हैं। और इतने सारे ज्योतिर्मठों की स्थापना शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य का इतिहास अपने आप में एक अद्वितीय है, उसको पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। और शंकराचार्य के बारे में कुछ तो जानना ही चाहिए, क्योंकि वेदों को अगर किसी ने पढ़ा ढंग से तो 3 वेदों को जानते थे, ऐसा कुछ वर्णन आता है। कोई कहता है 4 वेदों को जानते थे, 4 वेदों को जानने वाला कोई नहीं हुआ। शंकराचार्य के बारे में भी 3 वेदों के बारे में कोई बात नहीं। इसके बाद आता है ललित सूर्यदेव। इष्टगण के पुत्र का नाम ललित सूर्यदेव है। ये अपने आप में पूरे कत्यूरी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा, अर्थात कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी राजा ललित सूर्यदेव है। इसकी 2 पत्नियों के नाम कहीं वर्णित हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इनका नाम होगा शायद। और पत्नियों के नाम है समादेवी और लया देवी। समादेवी, लया देवी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ही इसका वर्णन है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे गरुड़ भद्र की उपाधि दी है। कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए जन्मा ऐसा व्यक्ति, वराह अवतार, ऐसा कुछ वर्णन आता है। और बहुत वर्णन आया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। मैं अगर मुझे मौका लगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कुमाऊँ के इतिहास पुस्तक में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा।
भूदेव। इसके बाद भूदेव का नाम आता है। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अपने आप दिमाग में रख लेना है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम भूदेव है। भूदेव, जिसने भूमि दी बैजनाथ मंदिर को और इसको निर्माण करवाया, ऐसा भूदेव आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सलोड़ादित्य राजवंश। तो अभी तक हमने पढ़ा है वसंत देव, खरपर देव, कल्याण राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, निम्बर देव, इष्टगण, ललित सूरदेव, भूदेव। अब आ रहा है सलोड़ादित्य वंश। सलोड़ादित्य कोई राजा नहीं थे, इनके पुत्र का नाम था इच्छर देव। इन्होंने अपने पिता के नाम से, इच्छर देव ने अपने पिता के नाम से, पिता का नाम सलोड़ादित्य है, इन्होंने इनकी माता का नाम अर्थात जो सलोड़ादित्य की पत्नी है उनका नाम सिंहवली देवी है, और इच्छर देव ने इनके नाम से सलोड़ादित्य राजवंश की स्थापना। ये अपने आप में विद्वान राजा था, ऐसा वर्णन कहीं आता है। इसके पुत्र का नाम देसट देव है, देसट देव, पुत्र के नाम देसट देव। अभी हमने भूदेव पढ़ा था, तो पांडुकेसर ताम्रपत्र में केवल 8 राजाओं के नाम है भूदेव तक। इसके बाद सलोड़ादित्य वंश की स्थापना के बाद के राजाओं के नाम इसमें नहीं मिलते हैं पांडुकेसर ताम्रपत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं मिलते होंगे, इसलिए पढ़े जा रहे हैं। तो सलोड़ादित्य में इच्छर देव इम्पोर्टेंट नाम है, इच्छर देव, देसट देव। अन्य राजाओं के नाम है पद्मदेव, सुभिक्ष राजदेव। और सलोड़ादित्य वंश का सबसे प्रतापी राजा सुभिक्ष राजदेव है, और सुभिक्ष राजदेव के पुत्र का नाम ही नरसिंह देव है। अभी नरसिंह देव भी एक राजा है, और नरसिंह देव, देखिए आपने देखा होगा बैजनाथ मंदिर कौन बनवा रहा है? बैजनाथ मंदिर भूदेव बनवा रहा है, अर्थात बैजनाथ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल रहा है। तो बाद में जो ये नरसिंह देव आए, इसके बाद इच्छर देव के बाद देसट देव, पद्मदेव, सुभिक्ष राजदेव के बाद उसके पुत्र राजा बनता है जिसका नाम नरसिंह देव है। और ये राजा बनने के बाद अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से कहाँ लाते हैं? बैजनाथ लाते हैं। अब बैजनाथ कहाँ है? कत्यूर घाटी बैजनाथ सभी जानते होंगे, गरुड़ नाम से आज के जानी जाती है। बागेश्वर में एक घाटी है, बागेश्वर जिले में एक घाटी है बैजनाथ। बैजनाथ घाटी में कत्यूरियों की राजधानी रही, अर्थात कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी राजधानी क्या थी? गरुड़ बैजनाथ ऐसा नाम से, अर्थात उसे कत्यूर घाटी कहा गया उस टाइम। ठीक हो गया। तो नरसिंह देव का वर्णन आता है और फिर राजधानी चेंज हो जाती है, और राजधानी के बाद फिर ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं बच्चों, और आसंती देव वंश का वर्णन मिलता है। आसंती देव वंश आता है और आसंती देव राजा हुए होंगे। उसके बाद फिर इस वंश का अंतिम प्रतापी कहो या डुबाने वाला कहो या किसी तरह का कहो, उस राजा का नाम ब्रह्मदेव है, जो कत्यूरी राजा है, अंतिम राजा। और ब्रह्मदेव वही राजा है जिसने सोमचंद को अपनी बेटी का विवाह कराया। सोमचंद कौन है? चंद राजवंश का पहला राजा। सोमचंद चंद्रवंश का पहला राजा, जिसकी बेटी का नाम चंपावती, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको। और ब्रह्मदेव ने एक कन्या से, तिलोत्तमा नाम की कन्या से जबरदस्ती विवाह किया। यह एक व्याभिचारी राजा था, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसके ही जो सेवक थे सेवकों ने ही इसकी हत्या कर दी, ऐसा कहीं वर्णन मिलता है। जनश्रुतियों में कत्यूरी राजाओं का नाम प्रीतम देव, धामदेव ऐसे नाम आप मिलते होंगे आपको। प्रीतम देव, धामदेव तो बहुत वर्णन आता है। गोलजू वाला जो गोलजू भी कत्यूरी राजा है। ये जो जिया रानी है प्रीतम देव की पत्नी थी शायद। तो ऐसे वर्णन जो आते हैं ये सब यहाँ की जनश्रुतियों में, कथाओं में, जागरों में यही वर्णन है। तो इन्हें आप प्रमाणिक नहीं मान सकते, इसलिए प्रमाणिक रूप से कत्यूरी राजवंश के 8 राजाओं का नाम बागेश्वर शिलालेख में है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बागेश्वर शिलालेख में जिन राजाओं का नाम बागेश्वर में है उनका नाम मैं बागेश्वर शिलालेख में है, उनका नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उनका नाम है, पहला है बसंत देव, दूसरा खरपर देव, तीसरा कल्याण राजदेव, चौथा त्रिभुवन राजदेव, निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित सूरदेव और भूदेव। भूदेव बैजनाथ मंदिर को निर्माण करने वाला, बैजनाथ भूमि देने वाला ऐसा राजा।
अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात हम क्या करेंगे कि जो बागेश्वर शिलालेख है या पांडुकेश्वर शिलालेख है, ये सब कौन कौन है और कैसे कैसे। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसके ऐतिहासिक प्रमाणों के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो पांडुकेश्वर से 2 अभिलेख मिले, एक ललित सूर्यदेव का दोनों ललित सूर्यदेव के हैं ऐसा माना जाता है। पांडुकेश्वर से जो शिलालेख मिले वो शिलालेख में, उन शिलालेखों में, या शिलालेख नहीं है वो ताम्रलेख हैं। वैसे शिलालेख शिलाओं पे लिखे जाएंगे, ताम्रलेख तांबे की एक धातु में लिखे जाएंगे। उनमें जिन जगहों का वर्णन है वो सभी जगह जिन जगहों का वर्णन है वो सभी जगह कहाँ मिलती हैं? कार्तिकेयपुर की घाटी में मिलती है, जोशीमठ में मिलती हैं। अर्थात वो सभी जगह जिनका वर्णन इन ताम्रपत्रों में है, जो जगहें इनको दान की होंगी राजाओं ने, वो सभी जगहें कहाँ मिलती हैं आपको? वो मिलती हैं जोशीमठ वाले ज़िले में, जोशीमठ एरिया वाले में स्थान में मिलती हैं, जिनका वर्णन किसमें है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का। और पांडुकेश्वर आप सब लोग जानते हैं, पांडुकेश्वर में एक मंदिर है, योगध्यान मंदिर है, भगवान बद्रीनाथ का योगध्यान मंदिर वहीं पर है पांडुकेश्वर में। और पांडुकेश्वर में एक पंचबद्री और पांडुकेश्वर मंदिर में, और एक शिव की जहाँ जटाएं हैं वो स्थान पे पांडुकेश्वर ही है। उसे कुछ अन्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, कल्पेश्वर कहा जाता होगा, कल्पेश्वर पांडुकेश्वर ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा नाम मुझे ध्यान है। कुल मिला के कुछ चीज़ें फैक्ट जो होंगे वो मैं प्रमाणिक रूप से ही आपको बताऊंगा। तो पांडुकेश्वर एक जगह है जहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक पंचबद्री का मंदिर, एक योगध्यान बद्री मंदिर, और दूसरा पांडुकेश्वर में एक पंच केदार में से एक मंदिर है। मेरे को कल्पेश्वर याद आ रहा है पर बाकी आगे देखना पड़ेगा। तो बच्चों हमने बताया पांडुकेश्वर से जो शिलालेख मिले वो ललित सूर्यदेव के थे। दूसरे कंडारा से भी एक ताम्रपत्र मिला है, कंडारा से, ये अल्मोड़ा के आसपास का एरिया है। ललित सूर्यदेव का जो दानपत्र है वो कंडारा से भी मिला, एक कंडारा से और दो पांडुकेश्वर से। एक दानपत्र बेसठ देव का है, एक दानपत्र पद्मदेव का है, एक दानपत्र सुभिक्षराज देव का भी मिलता है। और बागेश्वर शिलालेख जो है वो त्रिभुवनराज देव का है, त्रिभुवनराज देव का। किस वंश का राजा है त्रिभुवनराज देव? त्रिभुवनराज देव खरपरदेव वंश का तीसरा राजा है। इसके शिलालेख मिलता है बागेश्वर में, और ये आगे के प्रतापी राजाओं के नाम भी इसमें लिख दिया है, कोई बात नहीं। त्रिभुवनराज देव का जो शिलालेख है उसमें बाद में फिर किसी ने उत्कीर्ण किया होगा, त्रिभुवनराज देव अपने नाम लिख के चला गया होगा, उसके बाद निर्मलदेव, इष्टगण, सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव और भूदेव तक के लोगों के नाम लिखे गए होंगे। भूदेव ने जब बाजनाथ में अपना मंदिर बनवाया होगा तो बागेश्वर शिलालेख में भी वर्णन कर दिया होगा। चलिए ये सब चलता रहता है, बाकी हमने इम्पोर्टेंट बात बता दी थी आपको। तो यही साक्ष्य हैं बागेश्वर, बैजनाथ, तालेश्वर ताम्रपत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, पांडुकेश्वर और कंडारा और एटकिंसन का गजेटियर, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। और बागेश्वर शिलालेख में ही ये वर्णन है कि बसंत देव ने ये उत्कीर्ण किया गया है, सब जगह लिखी हुई हैं ये सब, इसीलिए इसे प्रमाणिक माना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमाणिक राजवंश है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक राजवंश है। तो यह स्थान कत्यूर घाटी में और जोशीमठ की स्थान पर कार्तिकेयपुर राजवंश स्थापित हुआ। इतनी ही बातें इस राजवंश के बारे में हैं। और मैं एक बार आपको बता दूं, अभी हमारा वीडियो आधे घंटे का हुआ है लगभग, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ध्यान में बता दूं कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, थोड़ा सा मैं आपको देख के बता दूं कि किस तरह से पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और ये सब ताम्रपत्र किस तरह से हैं। तो सरयू और गोमती के संगम पर जो बागेश्वर में जो जगह है वहाँ पर बसंत देव, खरपरदेव, कल्याणराज देव, त्रिभुवनराज देव, निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित सूर्यदेव और भूदेव, इतने राजाओं के नाम। बागेश्वर शिलालेख का जो सार है अगर आपको मैं बताऊं,
बागेश्वर शिलालेख। बागेश्वर शिलालेख में अपने आप में बहुत सारा वर्णन दिया है और इन जो ये जो ताम्रपत्र हैं, इन ताम्रपत्रों में संस्कृत में लिखा हुआ है। ये देखेंगे अगर दिखेगा तो ये संस्कृत में लिखे हुए ताम्रपत्र हैं, संस्कृत में वर्णन श्लोक लिखे हैं और उन श्लोकों में इस तरह से वर्णन है कि इन श्लोकों में जो वर्णन लिखा हुआ है वह वर्णन कि जैसे एक राजा ने दिया तो आगे की आने वाली पीढ़ियाँ इस ताम्रपत्र को वापस लेकर के और ज़मीन वापस ना ले ले, इसलिए इन ताम्रपत्रों को लिखवाया जाता था और यही प्रमाण बन के रह गए इन राजवंशों के काम के। और किसको पता था, उन राजाओं को भी पता नहीं था कि इस तरह से हमारे राजवंश को पढ़ा जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि ये जो इतना सा है इस राजवंश के बारे में, अगर आप इतनी सी जानकारी ले लेंगे तो आपके लिए बहुत होगा और इससे अंदर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। पिछले दिनों ही हमने कुछ प्रश्न देखे हैं एग्ज़ामों में, इतने समय से हम एग्ज़ाम देखते आए हैं। एक क्वेश्चन आया था कि कत्यूरियों को अर्थात कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी सबसे पहले किसने कहा। अभी तक का मैंने जो प्रश्न फेच किया है वह प्रश्न एटकिंसन साहब ने किया था, वो उसका उत्तर वो था। एक प्रश्न आया था कि इष्टगण के बारे में प्रश्न था एक प्रश्न, और एक प्रश्न भूदेव से देखा है हमने, और निम्बर देव से भी प्रश्न एक बार आया है। तो खरपरदेव राजवंश के एक राजा त्रिभुवन राजदेव का वर्णन भी आता है। तो इस तरह से कई बार बागेश्वर की भूमि किसने बनाई, बागेश्वर भूमि किसने दी बागेश्वर में मंदिर बनाने के लिए, इस तरह से प्रश्न आते हैं। इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे अपनी स्टडी प्रारंभ कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके जानना प्रारंभ कीजिए। देखिए आधे घंटे में आपको ये सब चीज़ें देख करके और एक बार पढ़ने से, आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक प्रकार से अपने नोट्स बना लीजिए, सब प्रकार से इनको ठीक से लिखिए। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको दूंगा और अपनी पढ़ाई ज़रूर कीजिए। और अभी से पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तब पढ़ाई करेंगे, यह केवल घर वालों को दिखाने के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए है। जिन्हें सच में सफल होना होता है वो पढ़ाई में एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो आपको जब एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स न हो तब आप पढ़ाई कर सकते हैं खुले मन से और आंतरिक पढ़ाई करें। कम पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, अधिक पढ़ेंगे तो कुछ बातें लंबे समय तक याद रहेंगी और फिर एक बार रिवीजन करेंगे तो सारी बातें पुनः से याद आ जाएंगी। इसलिए मैंने इतनी सारी आपको बात बताई थी। नरसिंह देव मंदिर वाला जो वर्णन है, नरसिंह देव मंदिर जो है, नरसिंह इनके इष्ट देवता हैं और नरसिंह नाम का एक राजा हुआ है। नरसिंह देव नाम का एक राजा हुआ, वही राजा एक बार शिकार करने गया था कहते हैं, और नरसिंह जो मंदिर के जो भगवान हैं, विष्णु भगवान, वो साक्षात राजा के दरबार में आए और राजा के दरबार में राजा से मिलने की चाहत रखी और कुछ भोजन मांगा। तो रानी ने उनको भोजन दिया और फिर बाद में राजा के कक्ष में जाकर के नरसिंह देवता सोने लग जाते हैं। और ये जो राजा होता है नरसिंह देव, इसका नाम भी नरसिंह देव है, लेकिन राजा भगवान ब्राह्मण वेश में आए हुए थे और राजा के दरबार में नहीं, उसके जहाँ राजा के सारे लोग अपने घर के लोग सोते हैं उसे अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर में जाकर के आराम करने लगे भगवान, और राजा ने अपनी तलवार गुस्से में आकर के उनके दाएं हाथ पर मारी और खून की जगह दूध निकलने लगा, ऐसा वर्णन आता है। और फिर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर भगवान ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि भैया तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम इतने पापी राजा हो और तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। इसलिए भी वर्णन आता है कि नरसिंह देव राजधानी को कत्यूर लाता है और जोशीमठ से राजधानी कत्यूर बन जाती है। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, और किंवदंतियाँ ये भी हैं कि जो नरसिंह देव का मंदिर है वहाँ पर जो भगवान विष्णु की अभी जो मूर्ति है उसका एक हाथ बहुत कमज़ोर है,
एक हाथ बिल्कुल काम नहीं करता है, अर्थात बहुत कमज़ोर माना जाता है, एक हाथ ठीक से हष्ट-पुष्ट है और दूसरा हाथ कमज़ोर है, ऐसा भी माना जाता है। और एक श्राप ये भी दिया है, कहते हैं जिस दिन ये हाथ थोड़ा सा अलग हो जाएगा उस दिन तेरे वंश का समाप्ति हो जाएगी, ऐसा श्राप दिया था, वर्णन है ऐसा। ऐसे कुछ किंवदंतियाँ होती हैं जो हमारे इतिहास को मजबूत करती है और हमारी थोड़ी समझ को बढ़ाती हैं। बाकी हमें इससे कोई बहुत सारा लाभ नहीं होता है, पर थोड़ा लाभ हमें ये हो जाता है कि हमें चीज़ें अच्छी तरह से याद होने लग जाती हैं। अब हम न तो नरसिंह देव को याद भूल सकते हैं और न तो नरसिंह देवता को भूल सकते हैं। तो अपने आप में ही कुछ ज़्यादा लर्न करना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको अपनी समझ बढ़ाने की बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी समझ बढ़ाते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम का इंतज़ार करिए, और एग्ज़ाम का इंतज़ार बैठ के ना करिए, मेहनत करते हुए करिए। तो हमारी शुभकामनाएं। और सबकी उम्र बढ़ गई है, अधिक उम्र हो जा गई है, तो अधिक से अधिक लोग एग्ज़ाम देंगे, अधिक से अधिक लोग तैयारी करेंगे। हम भी चाहते हैं युवाओं का सिलेक्शन हो, इसीलिए हम आपके बीच आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको सहयोग कर सकें। और ये हमारा परम सौभाग्य होगा अगर हमारे कारण से किसी भी एक लड़के का भी सिलेक्शन होता है, किसी एक लड़के के भी हमारे कारण से समझ बढ़ जाती है, तो हमारे लिए यही हमारा एक अच्छा काम हमारे लिए माना जाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हमें ये जानकारियाँ हैं, हम इस समय से गुजरे हुए हैं। अब हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपकी लड़ाई है वो लड़ाई हमारी लड़ाई है। आप सक्सेस होंगे तो हम सक्सेस होंगे। तो यह वीडियो आप देख रहे हैं, अगर पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनकी समझ बढ़े, आपकी समझ बढ़े। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात है मोटिवेशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको पढ़ने का तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी समझ में आने का विषय है। और अगर आपको समझ में मेरा विषय नहीं आता है तो आप अन्य जगह से पढ़िए, आप पढ़िए ज़रूर, उद्देश्य पढ़ना है और ज़रूर पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। और अपने दोस्तों को यह वीडियो अगर हो सके तो शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अभी भी बहुत सारे विषयों पर लगातार वीडियो लेते आऊँगा। हो सकता है कि समय आने पर इसकी क्वालिटी को ठीक किया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से इस वीडियो पर अच्छा काम किया जा सके। थैंक यू सो मच। आपने इतने लंबे समय तक वीडियो देखा। ये वीडियो थोड़ा आज भी बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी भी है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कार्तिकेयपुर राजवंश में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आपको समझना है। अगर इतनी सी बात आप समझ जाते हैं तो इससे ज़्यादा कहीं से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। इससे लगभग 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक पेपर में 2 ही प्रश्न मिलेंगे, लेकिन वो प्रश्न कहाँ से आएगा ये किसी को नहीं पता है। कई बार जो मैंने नहीं पढ़ाया इससे भी आ सकता है, जो मैंने पढ़ाया उससे भी आ सकता है। फिर भी आपने वीडियो देखा, आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। नए वीडियोस, नई जानकारी आपके साथ लेकर के मैं आते रहूँगा। और कोई भी किसी को दिक्कत हो तो मुझे कॉल, और फेसबुक में मैं जुड़ा ही हूँ, फेसबुक से मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता ही है, तो मुलाकात, बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।